देखने वाले सभी दर्शकों का नेपाल टूर की आज की वीडियो में स्वागत है। आज के दिन में मैं कवर करने जा रहा हूँ पोखरा से मुश्तांग, लोअर मुश्तांग, जो मुक्तिनाथ नाम से भी जाना जाता है, और फिर वहाँ पहुँचकर क्या कुछ ठहरने रहने की व्यवस्था होती है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो थकान थी, जो हम चढ़ के आ रहे थे, वो सब दूर हो चुकी है इस समय यहाँ पे दर्शन के बाद। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे पीछे जो आपको खूबसूरत सा लेक नज़र आ रहा है, ये पोखरा नेपाल का सबसे फेमस लेक है, फेवा लेक, और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। तो होटल से मैंने चेकआउट कर लिया है। ये मेरी होटल थी, एलाइट गेस्ट हाउस, और ये ठीक ये सामने जो चौराहा है ये हल्लन चौक है। भैया जीरो जाएगी कि जीरो जाएगा। तो ये इस तरह की जो हरी बसें हैं पोखरा में, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन और इजीली अवेलेबल है। देखिए इस तरह से और भी आ रही है पीछे। अब मेरी बस ने मुझे छोड़ दिया है .0, ये .0 चौराहा है, और इसके इस तरफ से कुछ गाड़ियां हैं जो मुक्तिनाथ की तरफ जाती हैं। ये मुक्तिनाथ जाता है क्या? कौन सा गाड़ी है? जीप है। तो इस तरह की गाड़ियां हैं। ये यहाँ पर है अर्नाकोट। यहाँ से मैंने ये चौराहे के नज़दीकी जीरो चौराहे से यहाँ से जीप करी है, पर जीप पहले से बुक थी, तो इसमें एक पीछे की सीट खाली थी, तो वहाँ मैं बैठूँगा। और टाटा सुमो है। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने देखा बीच बीच में सर्विस की उसको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में पूरा करने के बाद हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है अभी कालिका भगवती मंदिर। ये ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो एक बार अंदर चलते हैं, अंदर भी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। तो इस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये तो अंदर जाऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मार्केट भी लगा हुआ है, और इस तरफ ये गाड़ी वगैरह पार्क है। अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के ठीक सामने बने हुए इस चौक में, जहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर और हैं। और किस तरह का है मैं आपको एक बार बैकग्राउंड से दिखाता हूँ। हमारे साथ में ब्रदर भी। ब्रदर आपका नाम तो बताओ ब्रदर। कौशिक ब्रदर। कौशिक ब्रदर कहाँ से हो? क्योंकि आप हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। हम कोलकाता से। कोलकाता से। कौशिक भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। दर्शन कर लिए क्या आपने? क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ तो शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है, हाँ। यहाँ आप कोई भी मन्नत कर सकते हो। यहाँ के लोकल लोग इसको बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं ना। इनसाइड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अच्छा, इनसाइड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। आप यहाँ तक कर सकते हैं। नज़दीक तक मैं जहाँ तक जाता हूँ वहाँ से देख लेता हूँ। हाँ जी जी। देखिए इस तरह से कुछ बाहर बना हुआ है, मैं आपको वो भी नज़दीक से दिखाऊंगा, लेकिन अंदर की तरफ फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाहर से इस तरह से यहाँ लोग हैं जो दीपक जला रहे हैं, जोत जला रहे हैं, और अपनी जो विश है वो यहाँ पर, यहाँ से कुछ लोग आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के जो फूल हैं और जो सिंदूर है वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। और नज़दीक से दर्शन करने के लिए पीछे से एक लाइन लग कर के यहाँ तक आ रही हैं, और जो पंडित जी हैं यहाँ से अंदर प्रसाद भी दे रहे हैं। और देखिए मंदिर के पास में एक पेड़ है ये, और पेड़ का कुछ पुराना इतिहास है। बताते हैं कि इस पेड़ में इस ढंग से आप अगर ट्रेस करके रहोगे तो पीठ का जो दर्द होता है, कमर दर्द जो भी है, पीठ का दर्द, वो चला जाएगा। ये यहाँ के लोगों का मान्यता है। मंदिर में दर्शन भी हो गए हैं, और ये जो जगह है वो भी मैंने दिखा दी है। लेकिन अब जो पास में लंबा ब्रिज है एशिया का, पैदल एक पहाड़ के ऊपर से दूसरे पहाड़ पे है, नीचे बड़ी सारी नदी बह रही है, तो उसको भी देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चले ना। मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये एक जगह बनी हुई है, यहाँ से पुल का रास्ता है, और ठीक पीछे उधर मंदिर है। और ये जो जगह है, यहाँ से एक लंबा पुल है जो सामने जा रहा है पहाड़ तक। गंडकी गोल्डन ब्रिज।
यहाँ से दिखाई दे रहा है ये कितना नीचे की तरफ जा रहा है ये। तो ब्रिज पर आ गया हूँ मैं और एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है ये। काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। हालांकि ये ब्रिज जो है पूरा उसका बना हुआ है लोहे का, पर जो इसकी ऊंचाई है बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाता हूँ। और ये जो पीछे की तरफ जो लोग रुक गए हैं वो थोड़ा डर की वजह से पीछे ही रुक गए हैं, वो आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये कुछ ज़बरदस्त वाला नज़ारा है पूरा। नीचे की तरफ जो नदी है ये काली गंडकी नदी है। पूरा ब्रिज हिल रहा है ये। इस रोड से होकर के हम वापस की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ। ये पूरी नदी जा रही है और ये ब्रिज है। सामने वाले पहाड़ तक है और सामने वाले पहाड़ पे कुछ होटल रेस्टोरेंट ऐसे कुछ बना हुआ है। तो ये एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है और अभी भी इतना चलने के बाद मैं आधा में भी नहीं आया हूँ अभी। पूरा लोहे का है लेकिन पैर ना फिसले इसके लिए बीच बीच में इस तरह से ये छोटे छोटे से सरिये लगे हुए हैं और यहाँ पे ये जाली लगी हुई है। मोटी केबल है, हालांकि ऐसा कमज़ोर नहीं है, ये है तो बहुत मोटी केबल। अब मैं आ चुका हूँ एशिया के सबसे लंबे केबल ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में। पीछे की तरफ देखिए, वहाँ तक ये केबल ब्रिज है और ठीक मेरे सामने वहाँ तक ये केबल ब्रिज है। और ये चारों तरफ का ये कुछ नज़ारा है, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में। बड़े ही खूबसूरत से ये पहाड़ी रास्ते हैं यहाँ पे और ये पानी बहता हुआ ठंडा पानी काली गंडकी की नदी का। चलिए वापस आ गया हूँ मैं और जितना जाना मुश्किल नहीं उससे ज़्यादा आना मुश्किल है क्योंकि पाँव फिसल रहे हैं आने के समय। छोटा गार्डन भी बना हुआ है पास में इधर। ये केबल है मोटी, इस पे इससे बंध के टिका हुआ है ये। कालिका माता के दर्शन करने के बाद में हम करीब 20-25 किलोमीटर आगे की तरफ चलें और ये जगह आई है बेनी और यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है गलेश्वर महादेव। तो ये वो जगह है जहाँ पर, और पीछे की तरफ मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो वो जगह है यहाँ पर खुद महादेव जी प्रकट हुए थे। तो एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, मंदिर भी देखते हैं। इधर कुछ दुकानें हैं मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय, चढ़ावे के लिए। और यहाँ जो घर दिखाई दे रहे हैं ना वो पुराने समय के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व के अलौकिक तीर्थ स्थल गलेश्वर धाम। और इस जगह का नाम भी है गलेश्वर म्यागदी। ये कुछ नज़ारा है और काफ़ी लोग यहाँ जो दूर से आए हैं अपना खाना वगैरह भी यहाँ खुद बना रहे हैं। पीछे की तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है ऊपर से जब बरसात के समय जो झरने वगैरह गिरते होंगे ना, तो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना वो पानी है। अभी भी झरने गिर रहे हैं और बरसात के समय तो और भी अच्छा लगता होगा। ये बड़ा सारा त्रिशूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालय फ़ोटो स्टूडियो। तो अगर फ़ोटो वगैरह खिंचवानी हो तो यहाँ से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं मंदिर के साथ में। फ्री वाईफाई अवेलेबल। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए सुविधा है जो नेपाल की सिम नहीं ले पाएँ, तो वाईफाई भी अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आपको अपनी वीडियो वगैरह कोई अपलोड करनी हो या कुछ नेट से जुड़ना हो तो। और यहाँ पर इस तरह से देखिए शंखनाद हो रहा है इस समय। यहाँ दिए जलाने के लिए भी इधर नीचे दिए रखे हुए हैं। हाँ, ये नंदी शांत होकर बैठते हैं। नंदी की तरह शांत कोई नहीं है, ये अपेक्षा में रहते हैं हमेशा, शिव जी के अपेक्षा में। और इसके कान में आप जो बोलोगे, जो मनोवांछा है वो आप अगर बोलोगे तो आपका मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा। इसके कान में फिसफिसा के बोलना है।
कहीं से कोई छेनी है थोड़ा कुछ भी काम में नहीं लिया है, बिल्कुल नेचुरल ऐसे है ही ये। हाँ। बना हुआ। मंदिर में फ़ोटो नहीं खींचे, वापस से मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ। और ये इस तरह से यहाँ पर मेन गेट के पास एक रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये कितने के आते हैं ये? 500 नेपाली। अब एक नेचुरल ऐसी जगह आई है जहाँ पर ज़मीन में से कुदरती रूप से गर्म पानी निकल रहा है और ये जगह जानी जाती है तातो पानी। तो एक बार अंदर चलते हैं और उस गर्म पानी को फील करते हैं। वेलकम टू नेचुरल हॉट स्प्रिंग अन्नपूर्णा 2 तातो पानी। प्लीज़ पे 150 पर हेड। 50 रुपीज़। नहाना नहीं है, देखना है। देखना ऊपर से। ऊपर से देख। मतलब 50 रुपये। दोस्तों इसको फील करने के लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन फीस है अभी इस समय, लेकिन किस तरह का नीचे की तरफ है मैं आपको यहाँ से तो ये एक कुंड है गर्म पानी का कुंड है और उस तरफ भी एक और कुंड बना हुआ है। लेकिन ठीक सामने उधर एक बहुत ही ठंडी नदी बह रही है, काली गंडकी नदी। अब तक का रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। जहाँ अच्छा था वहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ ख़राब था फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद अभी एक बड़ा वाटरफॉल दिखाई दिया है और इस वाटरफॉल का नाम है रूप से वाटरफॉल। और काफ़ी लोग इस झरने को, इस जगह को देखने के लिए रुके हैं। नीचे इस झरने का पानी बहता हुआ जा रहा है जो नदी में मिल रहा है और ये एक ब्रिज है, इसके होकर के हमें दूसरी तरफ जाना है इस झरने के। इस पर लिखा हुआ है रूप से खोला। खोला मतलब यहाँ पे होता है नाला या थोड़ा सा नाले से थोड़ा बड़ा, और ये इसका नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा नज़दीक जाता हूँ मैं। यहाँ पर एक रूप से नाम से एक मोमोज़ वगैरह शॉप भी है, तो चाय नाश्ता वगैरह भी यहाँ पे किया जा सकता है। बिल्कुल चिल्ड पानी है, चिल्ड। ऊपर की तरफ चट्टानों को रोकने के लिए उनमें सरिये गाड़े गए हैं ऊपर की तरफ। लगभग शायद सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये नेपाल का। वैसे बाइकर्स वगैरह काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर इन जगहों को घूमने के लिए, और ये झारखंड की बाइक है और ये वाली जो बाइक है ये भी झारखंड की है। अगर आप पेट्रोल लाना भूल
गए या डीजल भराना भूल गए हैं या कम है तो घासा में एक पेट्रोल पंप है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घासा बाज़ार के चेक पोस्ट पे, जहां से परमिट बनता है। तो अगर आपने परमिट पीछे पोखरा में नहीं बनवाया है मुक्तिनाथ का, यहाँ भी बनता है। अच्छा, यहाँ बनने के बाद में और कहाँ कहाँ चेक होता है वो मैं देखता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू अन्नपूर्णा, और ये एरिया पूरा यहाँ पर। इसके बाद आगे जाने के लिए आपको परमिट चाहिए ही चाहिए। ACCA चेक पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। और परमिट के लिए लाइन भी काफ़ी लंबी है। लेकिन यहाँ से परमिट बनवाए, अगर पोखरा से नहीं बनवाए यहाँ से 1000। यहाँ पर भी 1000 रुपये ही चार्ज लगने वाला है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है उसको देख के लगता है कि अगर आप करवा के ही बनवा करके ही परमिट आए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इस तरह से लाइन में लगना पड़ सकता है। जिस तरह से यहाँ पे बाकी लोग लाइन में लगे हैं, या फिर ये जो बाइकर्स हैं उनको लगा होगा कि यहाँ बन जाता है। बन तो जाता है लेकिन उतना ही टाइम लग जाता है आपको यहाँ पर। तो बर्फीली पहाड़ी वादियों को देख के हमने थोड़ी देर के लिए अभी गाड़ी रुकवा दी है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो पहाड़ हैं उन पर बर्फ़ दिखाई दे रही है। और ये कुछ रास्ता है, तो रास्ता भी अच्छा आ गया है इस समय। लेकिन यहाँ अब जो हवा चल रही, बहुत ठंडी हवा चल रही है और गर्म कपड़े अब पहनने पड़ेंगे। गाड़ी में बैठे थे तब तो ठंडक नहीं लग रही थी, लेकिन अब बहुत ठंडा हो चुका है यहाँ पर। इसका नाम क्या है? नाम घाटी खोला, गट्टे खोला। और यहाँ से वो जॉमसम कितना दूर होगा? 1 घंटा। जॉमसम 1 घंटा। तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है नेपाल का। पीछे की तरफ देखिए, इस तरह से इन्होंने कुछ मुर्गी बर्ड्स वगैरह पीछे पाल रखी हैं उधर, और इधर लकड़ियाँ रखी हुई हैं जो इनके जलाने वगैरह के काम आती हैं। और ये कुछ इन्होंने इस तरफ यहाँ पूरा देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। इधर से नदी वगैरह भी जा रही है। तो कुल मिला के इस समय बात तो ये है कि ठंडा लग रहा है फिलहाल, लेकिन दिल खुश हो गया इन नज़ारों को देख करके। और जो जिस जगह में रहता हूँ राजस्थान में जो गर्मी है, इससे बिल्कुल उलट इस समय यहाँ माहौल है। और ये जो महीना है ये अप्रैल एंड हो रहा है, मई आ रहा है, तो मतलब मई के महीने में राजस्थान की जो गर्मी होती है 45-50 पहुँचने वाली होती है। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद हमें रुकना पड़ रहा है। और अब जो पहाड़ पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बड़ी फेमस ये पहाड़ हिमालयन की चोटी है, ये धौलागिरी पहाड़ है। और जब हम अगर फ्लाइट से भी यहाँ तक जाते हैं लोअर मस्टांग तक, तो इसके नज़दीक से होकर के वो प्लेन निकलता है यहाँ पे। लेकिन जैसा नीचे की तरफ जो खेती दिखाई दे रही है, ये सेब के बागान हैं पूरे, और फिलहाल फूल भी आने लगे हैं। और समय के साथ जब ये बढ़ेंगे तो सितंबर अक्टूबर के आसपास इनसे सेब भी निकलने लगेंगे। लेकिन जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। और पीछे की तरफ भी देख सकते हैं जो चोटियां हैं पूरी पहाड़ों पे बर्फ़ से ढकी हुई है। जो हमारे पीछे की तरफ जो पहाड़ हैं ये बिल्कुल भुरभुरे पहाड़, मिट्टी वाले पहाड़ हैं। ये कभी भी इनसे लैंडस्लाइड हो सकती है। जैसे एक चट्टान ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, वो ऐसा लग रहा है कभी भी नीचे की तरफ आ सकती है। जो टारगेट लेके चले थे 2 से 3 के बजे के आसपास, फिलहाल 5 बज रही है और अभी भी यहाँ से लगभग 1 घंटा और लगने वाला है। फाइनली अभी हम मारफा विलेज तक पहुँच गए हैं।
लोग यहाँ घूमना ज़रूर पसंद करते हैं जब वो इस जगह पर आते हैं मुक्तिनाथ के रास्ते पर। तो एक बार मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या खूबसूरती है इस जगह की। सालों पुराने घर हैं ये, सदियों पुराने। यहाँ पर कई खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो आप यहाँ से ले जाना पसंद करेंगे। साथ ही यहाँ कुछ गर्म कपड़े भी हैं और यहाँ की जो लोकल ड्रेसेस और कपड़े वगैरह भी देखिए उन्हीं मोटे कपड़ों की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से इस एंजॉय करने में लगे हैं और कुछ यादगार बना रहे हैं यहाँ से। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के यहाँ पे लिखा हुआ है द व्यू फ्रॉम द टॉप इज ब्यूटीफुल। तो ऊपर से देखते हैं इस खूबसूरत व्यू को जो यहाँ लिखा हुआ है और कोशिश करता हूँ कैमरे के माध्यम से आपको भी दिखाने की। इस तरह से ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाले जो बेल्स होती है, मंत्र होते हैं। और पीछे की तरफ वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मार्फा। गांव की छत जो नीचे से दिखाई नहीं दे रही थी वो यहाँ से साफ साफ देखी जा सकती है और पूरे गांव को भी देखा जा सकता है। सामने वो रोड जा रहा है, सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और ये जो पहाड़ है मून लैंड जैसे पहाड़ वो यहाँ पर भी हैं। और ये मार्फा विलेज का अब एंड आ चुका है, एंड वाला गेट बना हुआ है यहाँ पर। हमें जो गाड़ी भी अब पिक करने वाली है वो इस तरफ से करने वाली है। मेरे पीछे अब एक हवाई पट्टी दिखाई दे रही है और ये जो जगह है ये है जोमसम। तो जोमसम में एयरपोर्ट बना हुआ है, तो काठमांडू या पोखरा से भी फ़्लाइट से यहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट से आ सकते हैं और फ़्लाइट इजीली अवेलेबल भी है। बड़ा फेमस विलेज है, ज़्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं। जैसे कि पीछे की तरफ ये गाड़ी वगैरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह हैं इस तरह से और यहाँ के जो नज़ारे एयरपोर्ट भी यहाँ सामने की तरफ नज़दीक ही है। अब हम लोग भी प्लान कर रहे हैं इसी जगह रुकने का और शाम को दर्शन करके नहाना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ठंडा है यहाँ पे, अभी भी -1 डिग्री दिखा रहा है। तो फिलहाल हमने रूम ले लिया है और ये हमारा सामने की तरफ हमारा रूम है। हमने लिया है रूम 3rd फ्लोर पे, नीचे की तरफ पूरा मैस वगैरह भी है। एक बार मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ किस तरह से हमने जो रूम लिया है। और 3 बेडरूम है, अलग अलग बेड हैं 3 और हम तीनों के बीच में शेयर होगा। वॉशरूम इस तरफ बना हुआ है। लेकिन जो शाम के अभी तो क्योंकि अंधेरा हो चुका है और सुबह में एक खूबसूरत सा नज़ारा सामने की तरफ दिखाऊंगा। बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ हैं और बर्फ़ से ढके हुए हैं। और ये जो रूम हमने करा है, ये रूम हमने करा है 2500 रुपये नेपाली, 2500 रुपये नेपाली में हमने करा है 3 जनों में। और ये हमारे होटल का डाइनिंग रूम है। अच्छा, मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे मिक्स चिकन और एग राइस। इसकी जो रेट है यहाँ पे 500 रुपये। बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम भूख की वजह से करें पर टेस्ट भी अच्छा है। चलिए इसको फिनिश करते हैं। एक बार फिर मैं बाहर का एक नज़ारा इस वीडियो में कैद करने की कोशिश करता हूँ। रात जाएंगे हाँ, खाना खाने के बाद अभी होटल के बाहर की तरफ आया हूँ मैं और ये कुछ नज़ारा है। हालांकि थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से सब लोग अंदर की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ जगमगाती हुई ये गली है पूरी, ये पूरी जगमगाती हुई गली है और कई सारी होटल्स हैं यहाँ पर और हर होटल में खाना भी अवेलेबल होता है। सुबह के 5 बजे का समय है और नेपाल के इस गांव में सुबह सुबह जो पर्वत पीछे दिखाई दे रहा है उस पर सनलाइट आने लग गई है।
सामने की तरफ जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये नीलगिरी और अन्नपूर्णा वन है, और एक पर्वत पीछे की तरफ भी दिखाई दे रहा है। और मुक्तिनाथ जाने के लिए पहली बस जॉनसन से भी निकल चुकी है। ये जो गवर्नमेंट की बसेस है वो निकल चुकी है मुक्तिनाथ के लिए, जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से चलती हैं। रात में मैं रुका था होटल सनराइज़ में, और 3rd फ्लोर से मैंने आपको कुछ नज़ारा दिखाया था उस ऊपर टेरिस से। नीचे की तरफ ही रेस्टोरेंट है, खाना भी अच्छा था यहाँ पर। फ़िलहाल हमारी गाड़ी में बैठता हूँ मैं और शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह से फॉरेनर भी आए हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है ये पूरा। लगभग 1 घंटा लगना है 15 किलोमीटर को तय करने में, क्योंकि रास्ते कुछ इसी तरह के हैं। यहाँ पे पहाड़ी रास्ते हैं और थोड़े घुमावदार हैं। फ़िलहाल ये जो गांव में सड़क बनी है वो तो बहुत अच्छी बनी हुई है। एक पानी की बोतल ले ली है मैंने, और 50 नेपाली रुपए में यहाँ मिल रही है। और ये कुछ अंदर और भी चीज़ें हैं खाने की। एक छोटा जनरल स्टोर या किराना स्टोर है ये जोमसम का। लगभग 45 मिनट की राइड के बाद हम आ चुके हैं मुक्तिनाथ के पार्किंग में इस समय। और ये पार्किंग का जो नज़ारा है, जितनी गाड़ियाँ हैं, सुबह 8 बजे ही यहाँ आ चुकी है। और यहाँ पे जो गर्म कपड़े अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से स्टॉल से ले सकते हैं। साथ ही कॉफ़ी और टी वगैरह भी यहाँ से, नाश्ता वगैरह भी मिलने वाला है। लेकिन ये जो बैरिकेड है इसके आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल या फिर खच्चर से। और मुक्तिनाथ के इस पार्किंग स्टैंड के पास ही कई होटल मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर कोई यहाँ तक आता है और शाम हो जाती है तो यहाँ पे भी रुका जा सकता है, और कई सारी होटल्स हैं। मुक्तिनाथ की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। इसलिए जल्दबाजी में कहीं भी चढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको थोड़ी भी सांस चढ़ने की तकलीफ है तो इस तरह से खच्चर ले सकते हैं आप। भैया इसका क्या किराया रहता है एक जने का? 2 किलोमीटर का ट्रैक है और 400 रुपये लेते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से पालकी भी है। इसका पालकी कितना लेते हैं? पालकी का 4,000। 4,000 इंडियन मनी 4,000 अप डाउन 4,000। दोस्तों, नेपाल पहुँचने के बाद में मैंने नमस्ते नाम की कंपनी की सिम ली थी, और मुक्तिनाथ के इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चलिए, जो हमारे साथ में जयपुर से आए हुए, जो जयपुर सीकर के नज़दीक से जो आए हुए कपल्स हैं, तो बता रहे हैं यहाँ पे प्योर वेज भी होटल है, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादातर नॉन वेज के साथ ही होटलों में वेज सर्व किया जाता है। लेकिन एक प्योर वेज होटल भी मिल गई है, तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन तो यहाँ तक आकर के भी आप कुछ खाने का ले सकते हैं। देखिए यहाँ शॉप्स में इस तरह से ये सालेग्राम शिला जी की जो छोटे छोटे इस तरह से ब्लैक स्टोन रखे हुए हैं, और जाते समय हम भी वहाँ से नदी से स्टोन कलेक्ट करेंगे। वेलकम टू द मुक्तिनाथ टेम्पल। ये एक और बड़ा द्वार है, और यहाँ से शायद मंदिर की जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेपाल का नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ पे। आइए अब अंदर चलते हैं। अब मैं ऊंचाई पे चढ़ के मंदिर के नज़दीक आ गया हूँ, और यहाँ पे 2 कुंड दिखाई दे रहे हैं।
उस कुंड में स्नान करने के बाद में आपके सारे पाप धुल जाते हैं और फिर उसके बाद में इसमें आकर के स्नान करना होता है, फिर आप शुद्ध हो जाते हैं। अंदर भी चलूँगा मैं, अंदर भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये मुख्य मंदिर है और जो दर्शन के लिए लाइन दिखाई दे रही है, काफ़ी लंबी लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर मुक्तिनाथ मंदिर में। मंदिर के पीछे यहाँ पर ये गौमुख हैं और ये निरंतर रूप से कंटिन्यू बहता हुआ जल है। ये साल के किसी भी महीने में इसी तरह से बहता हुआ दिखाई देता है। और लोग अपने साथ में जल को ले जाते हैं अपने घरों में, और इसमें कहा जाता है इसमें स्नान से आपके सारे पापों से भी मुक्ति और छुटकारा मिलता है। तो पूरे मंदिर के चारों तरफ लगे हुए हैं। तो मंदिर है, मुख्य मंदिर है मुक्तिनाथ जी का। और ठीक इसी जगह पर भगवान विष्णु जी ने श्रापित होने के बाद जब वो सालिग्राम में शिला बन रहे थे, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर शिव जी की उपासना करी थी और शिव जी ने उन्होंने जो उनके पर श्राप था उससे यहाँ पे मुक्ति दी थी। और ये है मुक्तिनाथ धाम, नेपाल। करिए आए दर्शन? नहीं किया। अब जाएंगे, अब जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। और अभी जो लाइन है वो कम है, पूरी लाइन, लंबी लाइन उस तरफ तक आती है। साथ ही यहाँ पर एक चिकित्सा कक्ष भी बना हुआ है। अगर किसी को हाई एल्टीट्यूड की वजह से किसी भी प्रकार की सिकनेस या दिक्कत होती है तो मंदिर के पास ही यहाँ पर एक छोटा उपचार केंद्र बना हुआ है। तो जिस तरह से हिंदू धर्म के अनुयायियों का एक पवित्र स्थान है मुक्तिनाथ धाम, उसी तरह से ये बौद्ध धर्म के भी अनुयायियों का एक पवित्र स्थान है। सामने बड़ी स्टेचू लगी हुई है गौतम बुद्ध जी की। भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और पहाड़ों पर ऊंचाइयों तक यहाँ पे झंडे भी लगे हुए हैं। छोटा गार्डन बना हुआ है, बुद्धा गार्डन। यहाँ पर कुछ इस जगह के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले गौतम बुद्ध जी की एक बड़ी स्टेचू है, उसको देखते हैं, फिर बाकी सब जगहों को, नज़ारों को देखेंगे। देखिए ये एक बड़ी सी स्टेचू है और इसके सामने इस तरफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ पर, और ठीक सामने भी एक मोनेस्ट्री बनी हुई है। सामने गार्डन में यहाँ पे बैठने की जगह है और कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। अच्छा, नज़दीकी यहाँ पे नीचे हेलीपैड भी बना हुआ है, तो अगर बाय हेलीकॉप्टर भी आना चाहें तो ये नज़दीकी हेलीपैड है बिल्कुल मुक्तिनाथ के। अच्छा, ये कुछ इस तरह के स्टोन है ना? सालिग्राम शिवलिंग किस में चाहिए? एक यहाँ पे पत्थर तो कई सारे हैं, कई कलर के हैं, लेकिन वो जो पत्थर है कुछ अलग तरह के होते हैं और ढूंढने से मिलते भी हैं यहाँ पे लोगों को। हम सब पत्थर ढूंढने में लगे हैं और इस तरफ ये नदी की तेज़ धार बह रही है। यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है यहाँ का और तेज़ हवा भी चल रही है। बहुत चौड़ी नदी है ये। मुक्तिनाथ में दर्शन के बाद पोखरा पहुँचने में काफ़ी समय हो गया था और शाम के समय फिर मैंने पोखरा बस स्टैंड से काठमांडू के लिए सीधी बस ले ली थी। ये काठमांडू का ही बस स्टैंड है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि कल जब मैंने टिकट लिया तो 900 नेपाली रुपये टिकट था। मेरे पास उस समय जो नेपाली करेंसी भी नहीं थी,
लेकिन जब बसें वगैरह वहाँ से चलती हैं वो आपसे इंडियन करेंसी भी ले लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे 600 रुपये लिए, 600 में से भी उन्होंने 60 नेपाली रुपीज़ वापस दे दिए, मतलब 540-550 रुपये करीब काठमांडू और पोखरा के बीच का जो बस फेयर है, बस का किराया वो लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पाया हूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अपने उन दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा जो नेपाल टूर करना चाहते हैं या किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेपाल टूर की अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है काठमांडू का पशुपतिनाथ टेम्पल। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।